गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे थे। कुछ मैंने उसके क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, जिनमें से कुछ नहीं होंगे वो मैं करवाता हूं, लेकिन रिपीट क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। ऑपरेटिंग साइकिल एक बार रिवाइज करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब था जो भी पैसा हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करा है वो कितने दिन में घूम फिर कर वापस मेरी जेब में आएगा, उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते थे। ऑपरेटिंग साइकिल दो लोगों के लिए थी, एक ट्रेडर के लिए और एक मैन्युफैक्चरर के लिए। ट्रेडर कैश इन्वेस्ट करेगा फॉर परचेजिंग फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स को डेटर को बेच देगा, डेटर से कैश आ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग मैन्युफैक्चरर के लिए बात कर रहे थे। कैश यूज करेंगे फॉर परचेज रॉ मटेरियल के लिए, और रॉ मटेरियल कन्वर्ट कर देंगे WIP में। WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डेटर में कन्वर्ट कर देंगे। डेटर से हमारे पास कैश कितने दिन में आएगा, ये हमारे लिए साइकिल थी। मैंने इसके काफी क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए थे। क्वेश्चन 7 मैंने घर से करने को दिया था, आपने नहीं करा। क्वेश्चन 7 में करूंगा, 8 में करूंगा, 9 और 10 नहीं करूंगा बिल्कुल भी, और 11 का भी एक पार्ट करूंगा, बाकी आप करोगे, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन करने का कोई यूज नहीं है। हमारे पास पेज नंबर 187 और 188 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े पहले। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े। कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। सेल दे रखी है 800 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90%, इन्वेंट्री 96 दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर गिवन है हमें, क्रेडिटर गिवन है। ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है, तो ऑपरेटिंग साइकिल है ट्रेडर के लिए, क्योंकि इसके अंदर रॉ मटेरियल WIP वगैरह नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग साइकिल में सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ओपनिंग में चेक करो कितनी थी इन्वेंट्री। ओपनिंग में इन्वेंट्री देखो 96 की ओपनिंग में थी, 96 लाख, और 102 की क्लोजिंग में थी। डिवाइड कर दो 2 से, 96 प्लस 102, 198 डिवाइडेड बाय 99 हो गया। 99 एक दिन का 365 रुपये का काम है। और इन्वेंट्री हमारे पास किससे रिलेटेड है? इन्वेंट्री हमने परचेज करी तो परचेजेस से रिलेटेड है। परचेजेस हमें देने रखी, निकालनी पड़ेगी। इधर देखो सेल दे रखी है तुम्हें कितनी, 800 लाख की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90% है, तो इसी का 90% कितना हो गया, 720 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 720 का है, ओपनिंग स्टॉक 96 लाख है, परचेजेस नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 102 है। परचेजेस निकाल लो यहां से। 720 के अंदर 102 प्लस होंगे और 96 वहां माइनस हो जाएंगे, 726 लाख। तो 726 लाख ले लिया मैंने। तो 99 मेरे पास 365 का निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 726, 49.77, 50 डेज लगेंगे लगभग। डेटर होल्डिंग पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड
डेट कलेक्शन पीरियड में चेक करो, ओपनिंग में डेटर कितने हैं? ओपनिंग में डेटर 86 के हैं और क्लोजिंग में डेटर कितने के हैं? 90 के। डिवाइड कर दो 2 से। 86 प्लस 90 डिवाइड बाय 88 लाख इंटू में 365 डिवाइडेड बाय सेल कितनी है? सेल 800 की। तो 88 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 800 40 डेज। पेमेंट पीरियड देखो, ओपनिंग क्रेडिटर कितने के हैं? ओपनिंग क्रेडिटर है 56 लाख के, 56 लाख और क्लोजिंग में कितने के हैं? 60 के। डिवाइड बाय 2 56 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 58 आ 58 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय परचेसेस कितनी थी? 726। 58 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 726। इसके लॉजिक मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे। इनकी लिंकिंग के हिसाब से हमें ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी होती है। ऑपरेटिंग साइकिल बताओ क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लो। इन्वेंट्री होल्ड करी 50 दिन, डेटर से पैसे आएंगे 40 दिन बाद और हम क्रेडिटर को पेमेंट देते रहेंगे 61 डेज। हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है 61 डेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, फटाफट से कॉपी करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, फटाफट कॉपी करेंगे। आज हमारा ऑपरेटिंग साइकिल खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि नया इसमें क्या पढ़ेंगे हम। इसी में एक टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो मैं तुम सबको पढ़ा चुका हूं। जिस भी बच्चे ने मटेरियल चैप्टर पढ़ा वही इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वो मैंने कॉस्टिंग में तुम्हें करा दिया था। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, ROL, ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, तो वो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो हम लोग कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सेम ही है, EOQ वगैरह। फिर हम कैश मैनेजमेंट की बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल के बाद। मैं भी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर है 188। सत्यम शिवम सुंदरम लिमिटेड का P&L अकाउंट दे रखा है और बैलेंस शीट दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल 10,000 का है, WIP 30,000 की है, फिनिश गुड्स 5,000 का है, क्रेडिट परचेज जो है 35,000 का है, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 15,000, क्रेडिट सेल हमको 1 लाख की दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 11,000 का है, WIP 30,500 है, फिनिश गुड्स 8,500 है, एडमिन के खर्चे दे रखे, सेलिंग के दे रखे, ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रखा है। फिर बैलेंस शीट दे रखी है, P&L, शेयर कैपिटल, क्रेडिटर। असेट साइड में फिक्स असेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक है,
रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का, डेटर का, कैश है। तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। नीचे देखो ओपनिंग डेटर दे रखी है, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट एलिमेंट, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग डेटर दोनों दे रखे हैं। ओपनिंग डेटर जो है कितने हैं, 6500, ओपनिंग क्रेडिटर 5000 है। तो हम जल्दी से करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो कॉस्ट शीट बनाएंगे, फिर आगे चलेंगे। पहले कॉस्ट शीट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में पहले कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, उसी के बाद हम आगे चलेंगे। पेज नंबर है 188। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट शीट बनाओ पहले। अभी पता लग जाएगा कॉस्ट शीट की जरूरत कहां पड़ रही है। कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस भी गिवन है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी है। चेक करो जरा क्वेश्चन में, चेक करो क्वेश्चन में। देखो रॉ मटेरियल कितने का है, रॉ मटेरियल है 10,000 का रॉ मटेरियल है। क्रेडिट परचेज रखिए 35,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक देख लो हमारे पास 11,000 का। उसके बाद वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखे हैं। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वो दे रखे हैं हमें 35,000, 15,000। इसको जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री का कोई खर्चा नहीं लग रहा मेरे को, यही ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होगी। टोटल लगा लो पहले, तो इसका निकाल लो आप। ये 34,000 आ जाएगा। 34,000 प्लस 15,000, 49,000 आ गया। ओपनिंग WIP बताओ कितनी है। ओपनिंग WIP दिख जाएगी तुम्हें ट्रेडिंग में 30,000 की है। क्लोजिंग WIP चेक करो कितनी है। क्लोजिंग WIP हमारे पास है 30,500 की। इससे नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी NFC 49,000 प्लस 30,000 माइनस 30,500, 48,500 आ गया। ओपनिंग फिनिश गुड्स जोड़ दो इसमें। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है, ओपनिंग फिनिश गुड्स है 5,000 का, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स है कितने का, वो माइनस कर दो। क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 8,500 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा तो 48,500 में 5,000 जोड़ दिए, माइनस कर दिए 8,500, 45,000। इसमें ऐड करो एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड है 15,000 का, नहीं 15 ही। एडमिन ओवरहेड 15,000 है। सेलिंग ओवरहेड 10,000, 10,000। इसे जोड़ दो 70,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल 70,000 है। 70,000 की चीज हमने कितने में बेची है, 1 लाख। प्रॉफिट कितने का आ गया,
30,000। हम बनाएंगे कॉस्ट शीट, नहीं सॉरी, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल में सबसे पहले देखो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 11,000। एवरेज कर लो इसका, 10,500 एक दिन का इंटू कर दो 365 से और डिवाइड करोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम से। ठीक है भाई, इसमें बोला तो नहीं हो 360 दिन लेने हैं। अगर 360 दिन बोला हो तो लेना, नहीं तो 365 दिन लेंगे पूरे साल में। इसमें कुछ ऐसा बोला नहीं है। तो हमारे पास देखो 10,500 का रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज लगेगा एक दिन का, 365 दिन का लगेगा 38,32,500। एक बार में 34,000 कंज्यूम हो रहा है, तो हमारे पास लगभग 113 दिन, 113 डेज। ठीक, उसके बाद WIP होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड के अंदर हमारे पास ओपनिंग WIP 30,000 है, क्लोजिंग 30,500 है। इसको डिवाइड कर दो तो 30,250 आ गया। इसको 365 से इंटू करेंगे और WIP हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लिंक करता है 48,500। तो हमारे पास 30,250 एक दिन का इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 48,500, यह आ गया हमारे पास 228 दिन। 30,250 एक बार दोबारा इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 48,500, हाँ यही आ रहा। उसके बाद हमारे पास आएगा फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड बताओ। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड होगा हमारे पास ओपनिंग में फिनिश गुड्स 5,000 के थे, क्लोजिंग में 8,500 के थे। इसका एवरेज कर दो, 5,000 प्लस 8,500 डिवाइडेड बाय 2, 6,750 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45,000। तो इंटू करें 365 से और डिवाइड करें 45,000 से, 58 डेज आ। फिनिश गुड्स के बाद हमारे पास था डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड जो है हमारे पास ओपनिंग डेटर जो है नीचे दे रखे बैलेंस शीट के। ओपनिंग डेटर 6,500 है, 6,500 है और क्लोजिंग डेटर बैलेंस शीट से उठा लो 30,500 है। इसका एवरेज निकाल लो तो 6500 प्लस 30,500 डिवाइडेड बाय 2, 18,500 एक दिन का। 18,500 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय, हमारे पास सेल से लिंक होता है 1 लाख से डिवाइड करते हैं, तो 18,500 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 68 डेज लगभग। पेमेंट पीरियड निकालेंगे। पेमेंट पीरियड हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर देखो बैलेंस शीट के नीचे दे रखे हैं। ओपनिंग क्रेडिटर 5,000 के हमारे पास, और हमको गिवन है क्लोजिंग क्रेडिटर बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड 10,000 के, तो डिवाइड कर दिया 2 से 7,500 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज, ये 35,000। इसीलिए मैंने कॉस्ट शीट बनाई थी कि हमारे पास इजीली हमें लिंकिंग पता लगे। 7,500 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 35,000, 78 दिनों। ऑपरेटिंग साइकिल निकाल लो क्या आगे।
113 दिन प्लस 228 दिन प्लस 58 डेज प्लस 68 डेज माइनस 78 डेज 389 डेज। तो एक साल से ज्यादा लगेगा हमारा पैसा हमारी जेब में आने में। ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है। आप इसे कॉपी करें। फिर क्वेश्चन 9, 10 तो बिल्कुल सिमिलर थे, तुम्हें करने चाहिए थे। क्वेश्चन 11 देख लेंगे हम फटाफट से। और 11th में भी 3 पार्ट है, 3 में से मैं पहला पार्ट ही कराऊंगा, बाकी आप करोगे अपने आप। जल्दी कॉपी कर लो। हो गया भाई कॉपी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं। 11 के बाद ऑपरेटिंग साइकिल हमारा ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आओ 11 बढ़ते हैं। 11 में हमारे पास द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल है। ठीक कर लेना। ऑफ और ओमेगा लिमिटेड 19x6, 19x7, 19x4 ये नाम है। ये इसके नेम मेंशन कर रखे हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि कैलकुलेशन करनी है। ठीक। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस में रॉ मटेरियल दे रखा है WIP फिनिश गुड्स बिग डेट क्रेडिटर। क्लोजिंग बैलेंस में रॉ मटेरियल स्टोर दे रखा है WIP फिनिश गुड्स बुक डेट डेट क्रेडिटर। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर, ये कंपनी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, ये कंज्यूम है। कंज्यूम ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्साइज ड्यूटी है, एडमिन के खर्चे दे रखे हैं। पहले मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा, कॉस्ट शीट बना के काम करूंगा। मैं सिर्फ एक पार्ट कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे बाकी सारे हो जाए। फिर हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल से आगे FM में
इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। इन्वेंट्री के बाद डेटर मैनेजमेंट है, डेटर मैनेजमेंट के बाद एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। इतना पार्ट हमें करना होगा। अब जाकर कहीं हमारा ये चैप्टर खत्म। पेज नंबर है 189, पेज नंबर 189। कॉस्ट शीट बनाओ। 19 इंटू क्या नाम था, 19 इंटू 7 था, 19 इंटू 6 था पहला। कॉस्ट शीट नहीं है और कुछ दिक्कत नहीं है। ये एक नंबर दे रखा है, इसे कोई वैसी को बात नहीं। इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो होता है वो होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। चेक करो ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 85 है, परचेजेस रॉ मटेरियल की कितनी दे रखी है 320 है, और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का देखो कितना दे रखा है 88। वैसे तो सॉल्व कर लो लेकिन गिवन भी है इसमें, आप चेक कर लोगे। 317 दे रखा है इसमें डायरेक्टली, 85 प्लस 320 माइनस 88, 317। सभी के लिए ऐसा काम करना आपको। वेजेस चेक करो, क्वेश्चन में वेजेस गिवन है क्या? क्वेश्चन में वेजेस ढूंढो। हमें वेजेस नहीं मिली, नहीं मिली तो यही हमारी प्राइम कॉस्ट है, यही प्राइम कॉस्ट है। ओपनिंग WIP, फैक्ट्री ओवरहेड्स देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर इन्होंने डेप्रिसिएशन दे रखा है 25 का, 25 का डेप्रिसिएशन ले लिया मैंने। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 317 प्लस 25 342, ठीक है। उसके बाद इसमें ओपनिंग WIP ऐड कर दो। सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखा है। एक और चीज आएगी इसमें, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स तो आया या डेप्रिसिएशन तो है ही है 25 का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी है कितने का? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस चेक करो 160 का दे रखा है, 160। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकालना 502। ओपनिंग WIP प्लस होगी, ओपनिंग WIP हमारे पास कितनी है 25, क्लोजिंग WIP चेक करो वो भी कितनी है 25, तो इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 502। इसमें एक्साइज ड्यूटी जोड़ दो क्योंकि वो प्रोडक्शन के टाइम पे देनी पड़ती है एक्साइज ड्यूटी। 65 की एक्साइज ड्यूटी है, मैंने जोड़ दी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 502 में 65 जुड़ गया 567 आ गया। इसके अंदर हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड जोड़ो, ओपनिंग फिनिश गुड जोड़ो। ओपनिंग फिनिश गुड्स थे भैया 100 के, क्लोजिंग फिनिश गुड्स बताओ कितने?
चेक करो क्वेश्चन में क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने दे रखे एक बार देखो। क्लोजिंग फिनिश गुड्स हमारे पास है 98 प्लस ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 569 आएगा, 2 प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो क्या दे रखा, उसके बाद दे रखा है एडमिन का खर्चा। एडमिन एक्सपेंस कितना है 95, एडमिन एंड सेलिंग दोनों ही है, 95 जोड़ दो, जोड़कर जो आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें हमारे पास जोड़ दिया, हमारे पास 95 जोड़ने के बाद आ गया 664। 664 है। सेल कितने की कर रहा है, सेल कितने की कर रहा है क्वेश्चन में चेक करो। सेल है 825 की, प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लो 161। बस क्या करना है, कॉस्ट शीट बन रही इसको देख के ऑपरेटिंग साइकिल बना लो। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे बनेगी, ऑपरेटिंग साइकिल बना लिया हमने। ऑपरेटिंग साइकिल में हमारे पास हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। ओपनिंग रॉ मटेरियल 85 था, क्लोजिंग 88 है, एवरेज कर लो इसका पहले। जब भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हो एवरेज कर लेना, डिवाइडेड बाय 2, 86.5 इनटू में 365 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम 317, 365 डिवाइडेड बाय 317, 100 डेज आते हैं, लगभग 100 डेज। अरे सॉरी बच्चों, इसमें 360 लेने को बोला, जहां बोला हो कि साल में 360 दिन लेने, वहां 360 से सॉल्व करना, नहीं तो 365 से भी होगा। 86.5 था इनटू में 360 डिवाइडेड बाय 370, 98 आएगा। अच्छा, WIP होल्डिंग पीरियड बोलो, WIP होल्डिंग पीरियड। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, WIP का 25, क्लोजिंग भी 25 डिवाइड बाय 2 तो 25 ही आएगा। 25 इंटू में 360, इसको किससे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 567। तो हमारे पास 25 इंटू में 360 इंटू में डिवाइडेड बाय 567, 16 डेज आ गया। फिनिश गुड सोल्डिंग पीरियड हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे जाता था। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना, 100 का है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 98 का, डिवाइड कर दो 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2, 99 आ गया। 99 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 569 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय 569, 63 डेज। डेट होल्डिंग पीरियड, डेट होल्डिंग पीरियड, डेट होल्डिंग पीरियड में हमारे पास देखो क्या है, ओपनिंग डेटा दे रखे हैं हमको, ओपनिंग डेट, ओपनिंग बुक डेट दे रखे हैं 150 की, और क्लोजिंग बुक डेट देखो के क्वेश्चन में क्लोजिंग बुक डेट है 152 के, 152 के डिवाइड बाय 2, 151 आ गया एवरेज,
इसको हम लोग डिवाइड इनटू करेंगे, 360 से डिवाइड हमारे पास सेल से लिंक है 825, तो 151 इनटू में 360 डिवाइडेड बाय 855, 66 डेज। पेमेंट पीरियड बोलो। पेमेंट पीरियड में हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर देखो 105 है और क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास 110 है, तो हमारे पास 105 प्लस 110 डिवाइड बाय 2, 107.5 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज 320, 360 से इंटू डिवाइडेड बाय 320, 121। चेक कर लो भाई, 98 डेज प्लस 16 दिन प्लस 63 डेज प्लस 66 माइनस 121, 122 दिन, 122 दिन, और ये हमारी बन गई ऑपरेटिंग साइकिल। कॉपी करें जल्दी से जल्दी, फिर हम आगे चलेंगे। कॉपी करें, इसमें टाइम ना लगाए, फिर हम देखते हैं कुछ कैश मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बाकी दो पार्ट जो इस क्वेश्चन के दे रखे हैं वो हो जाएंगे। क्वेश्चन 11 था, इसके दो पार्ट होमवर्क में बिल्कुल सेम टू सेम है, बस अमाउंट बदलें, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। जल्दी करें फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी कॉपी करें, फिर कैश मैनेजमेंट की बात करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हमारे पास अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। कैश मैनेजमेंट मॉडल्स हमारे 2 तरीके के होंगे, एक होगा सर्टिनिटी मॉडल और एक अनसर्टिनिटी मॉडल। फिर हम फ्लोट्स की बात करेंगे, फिर हम लोग कैश बजट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्टिनिटी मॉडल का डिस्कशन कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट मॉडल में। सबसे पहला सर्टिनिटी मॉडल, आप लोग याद करें मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोगों ने ईओक्यू पढ़ा था, बस ये ईओक्यू है और देने वाला ऑथर भी वही है। ईओक्यू को किसने दिया था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बॉमहोल्स ने, और ये भी सर विलियम जे बॉमहोल्स ने गिवन किया है हमारे पास। वहां पर क्या था याद करो, वहां पर था हमारे पास अजम्पशन ईओक्यू की, याद करो तो ये हो जाएगा। ईओक्यू में हमने बोला था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज नोन इन एडवांस विद सर्टेनिटी।
रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल की जगह चेंज कर दो रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज नोन इन एडवांस विद सर्टेनिटी। हमको पहले से पता होगा कि हमें बिजनेस में कितने कैश की जरूरत पड़ने वाली है। फिर एक दूसरी असम्पशन हमने क्या पढ़ी थी? दूसरी असम्पशन हमने पढ़ी थी कि रॉ मटेरियल इज इवनली कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर। एक बार 5000 का मटेरियल लग रहा महीने में, तो अगले महीने भी 5 ही लगेगा, उसके अगले महीने भी 5 ही लगेगा, तो रॉ मटेरियल इवनली कंज्यूम होगा। रॉ मटेरियल इज इवनली कंज्यूम, तो यहां पर रॉ मटेरियल की जगह कैश हो गया, हमारा कैश इवनली कंज्यूम होगा। अगर इस महीने हमें बिजनेस में 50,000 की जरूरत है, तो अगले महीने भी 50,000, उसके अगले महीने भी 50,000, तो कैश हमारा इवनली कंज्यूम होगा। थर्ड असम्पशन हमने पढ़ी थी ईओक्यू में, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव द साइज ऑफ ऑर्डर। साइज ऑफ ऑर्डर चाहे छोटा हो, साइज ऑफ ऑर्डर चाहे बड़ा हो, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती थी? कांस्टेंट रहती थी। यहां ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह ट्रांजैक्शन कॉस्ट हुई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कांस्टेंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव द साइज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो साइज ऑफ ट्रांजैक्शन चाहे छोटा हो, चाहे साइज ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ा हो, हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। आगे कैरिंग कॉस्ट, हम लोग वहां बोलते थे कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड एज अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस। उसकी असम्पशन थी यहां पर कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड ऑन द एवरेज ऑफ ट्रांजैक्शन साइज। हम ट्रांजैक्शन साइज पर निकालेंगे कि हम कितना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। और ऑप्टिमल साइज ऑफ ईओक्यू क्या होता था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती थी, जहां पर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वेट करती हो। यहां पर एनुअल उसी को रिप्लेस कर रहा हूं। ऑप्टिमल ट्रांसफर साइज क्या होगा कैश का? मुझे कितने की एफडी तुड़वानी पड़ेगी? ऑप्टिमल साइज ऑफ ऑप्टिमल ट्रांसफर साइज इज 1, जहां पर एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम रहेगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है इट इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें कोई ब्रोकरेज देनी पड़ सकती है, ठीक, कोई हमें कमीशन देना पड़ सकता है सेल एजेंट को। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट होती है जो हम इंटरेस्ट लूज करेंगे। हमारा पैसा किसी बैंक के अंदर या किसी इन्वेस्टमेंट में डिपॉजिट है, अगर हम उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हम इंटरेस्ट लूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। इट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन इंटरेस्ट लॉस्ट ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल ईओक्यू के ऊपर बेस था ये। तुमने जो हमारे पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट रॉ मटेरियल के चैप्टर में पढ़ा था कॉस्टिंग में, बिल्कुल सिमिलर है। दोबारा ध्यान दो, हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है भाई, बिल्कुल ईओक्यू जैसा एक बार पढ़ लें। ईओक्यू के अंदर भी यही बात होती थी, हमारे पास बोलता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज नोन इन एडवांस विद सर्टेनिटी। हमें पहले से पता होगा हमें व्यापार में कितने कैश की जरूरत है, और कैश जो है वो इवनली कंज्यूम होगा थ्रू आउट द ईयर, सिमिलर चलता रहेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन कांस्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव द साइज ऑफ ट्रांजैक्शन। कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड एज ऑन एवरेज ऑफ ट्रांसफर ट्रांजैक्शन साइज। ऑप्टिमल साइज ऑफ ट्रांसफर वो होगा जहां पर एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या होंगी? सेम। सीसी से क्या डिनोट करा मैंने? कैरिंग कॉस्ट। हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब था कॉस्ट कन्वर्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं। ब्रोकरेज हो गई, कमीशन ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज द इंटरेस्ट लॉस्ट ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पहले आप इसकी नोटिंग कर लें, फिर हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे कि हमारे पास इसका डायग्राम किस तरीके से बनता है। नेक्स्ट इसका बना दूं क्या? इस पे बन जाएगा। चलो मैं इस पे बनाता हूँ, फिर आप इकट्ठे कॉपी कर लेना। और अगले पेज पे करें, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसे फटाफट से।
नोटिस करें फटाफट से, फिर हम आगे चलेंगे। गया होगा कॉपी, अब आगे चले। इसके डायग्राम बनाते हैं हम लोग कि डायग्राम कैसे होगा, फिर क्वेश्चन देखेंगे। आज इसका थ्योरेटिकली पार्ट ज्यादा हुआ, अगली क्लास में रिवाइज कर फिर आगे चलेंगे। जिन्होंने कॉपी ना किया हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वीडियो के अंदर उसको पॉज करके आप उसे कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग देख रहे हैं भाई कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ये साइज ऑफ कैश लेंगे, ये मेरे पास एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई। एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहां से मेरे पास एनुअल कैरिंग कॉस्ट आ गई, तो ये हमारी एनुअल कैरिंग कॉस्ट होगी। जहां पर अभी कट कर रहा है वहां ये दोनों बराबर होंगे। इसको बोलेंगे ऑप्टिमल, ऑप्टिमल साइज ऑफ ट्रांसफर। ऑप्टिमल साइज ऑफ ट्रांसफर पढ़ेंगे। हमारे पास एनुअल ट्रांजैक्शन और एनुअल कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे नोट कर दो, समझते हैं, जल्दी कॉपी करें। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये मेरी कैरिंग कॉस्ट है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करने के लिए,
और कैरिंग कॉस्ट होती है जब इन्वेस्टमेंट ब्रेक करते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट लूज करते हैं। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे पास आ रही है कि हम लोग कितने की एफडी तुड़वा रहे हैं, कितने की इन्वेस्टमेंट तुड़वा रहे हैं, उस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। अगर मैं एफडी छोटी तुड़वाता हूं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कम पैसे की इन्वेस्टमेंट मैंने तोड़ी है, कम पैसे की इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कम है। कैरिंग कॉस्ट क्यों कम है? क्योंकि मैंने कम पैसे निकाले हैं तो मैं कम पैसों का ब्याज लूज करूंगा, बाकी तो पैसे मेरे पड़े रहेंगे। लेकिन अगर मैं साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देता हूं, मैंने साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट को ज्यादा ब्रेक करा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कम हो रही है लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। मैंने मान लो ऐसा करा, मैंने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट तोड़ दी, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तोड़ दी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कम हो गई लेकिन मैंने इंटरेस्ट ज्यादा लूज कर दिया, तो ये बढ़ जाएगा। तो ये बैच जहां पर होगा, जहां पर भी आपस में क्या कर जाएंगे, कट कर जाएंगे। मैं दोबारा बताता हूं, फिर प्लीज ध्यान देना। अगर मैं कम इन्वेस्टमेंट ब्रेक करता हूं, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करी तो मेरी कैरिंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम ब्रेक करी है तो मेरा कम ब्याज मैंने खोया है, लेकिन मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। छोटे पैसे उसको तोड़ने के लिए मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग गई। मान लो मैंने 1 लाख की एफडी कुछ इन्वेस्टमेंट तोड़ी, उस इन्वेस्टमेंट पर मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10,000 रुपए लग गई, तो ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा है। मैंने क्या करा, 10 लाख की 10 लाख तोड़ दी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कम हो गई, क्योंकि अभी भी 10,000 ही लगने। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10,000 कॉन्स्टेंट है मान लो, चाहे मैं एफडी 1 लाख की तोड़ू, चाहे 10 लाख की तोड़ू या 1 करोड़ की तोड़ू, तो मेरे पास 10,000 रुपए कांस्टेंट रहेंगे, ये असम्पशन है। तो मैं अगर छोटी एफडी तोड़ूंगा, छोटी इन्वेस्टमेंट तोड़ूंगा तो 10,000 बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं 1 करोड़ की एफडी तोड़ूंगा तो 10,000 कम हो गए, लेकिन फिर मैं 1 करोड़ रुपए पे ब्याज भी तो लूज करूंगा, फिर ये कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जहां पर भी ये मीट करता है, अब एक फॉर्मूला लिखोगे, ऑप्टिमल साइज ऑफ ट्रांसफर। इससे हम क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। 2a ओ नहीं आएगा, टी आएगा। वहां पर क्या होता था, √2ao अपॉन सी मटीरियल कॉस्टिंग में, या 2at अपॉन में सी। ए का मतलब क्या, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। ठीक, टी का मतलब क्या पता लग गया होगा अब तक तो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और सी का मतलब क्या, कैरिंग कॉस्ट। आप इसे कॉपी कर लें, अगली क्लास में से रिवाइज कर फिर आगे चलेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। आप जल्दी कॉपी करें, फिर हम अगली क्लास में आगे देखते हैं कि और इसके साथ कुछ और भी टॉपिक होंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप पहले से कॉपी कर लें। जल्दी करें, फिर मैं एक आध क्वेश्चन दे दूं क्या आपको होमवर्क में। चलो जल्दी करो, फिर हम 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 13-14 देखते हैं। 16-18 होमवर्क हो गया, 16-17-18 16 क्वेश्चन नंबर 16-17
और 18 ये होमवर्क कर लेंगे। मैं भी 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जल्दी कॉपी कर लो। पेज नंबर 190 पर है क्वेश्चन, पेज नंबर 190। हो गया होगा कॉपी पे, इतना तो टाइम लगना नहीं था इसमें। अब हम आगे क्वेश्चन 13 पढ़ रहे का। कहता है एबीसी लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड टू यूज 24 लाख रुपए कैश ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजट ईयर। इट इंटेंड टू होल्ड द कैश इन कमर्शियल बैंक, जो कि इंटरेस्ट दे रहा है 10%। इसने 24 लाख रुपए किसी बैंक में डाल रखे थे जहां इसको 10% ब्याज मिल रहा था, और इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है विड्रॉ पर 150 रुपए की। ऑप्टिमम साइज ऑफ ट्रांसफर बताना, तो ऑप्टिमम साइज ऑफ ट्रांसफर बता देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी हो गया? कॉपी कर लेना भैया, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 13, 14, 15 अगली क्लास में करेंगे, लेकिन 13, 14 पर एक 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये रिपीट नहीं करूंगा मैं क्योंकि सिमिलर है। क्वेश्चन 13 देख लेंगे, 13, 14 करेंगे, 15 नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन 13 पेज नंबर 190। ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, इसका मतलब होता है ए हमें गिवन है कितना, 24 लाख। कैरिंग कॉस्ट बोल रहा है कि भाई साहब हम 1 रुपए पे 10% का ब्याज लूज करते हैं, मतलब 10 पैसे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी 150 रुपए है। ऑप्टिमल साइज ऑफ कैश या ट्रांसफर बोल दो, एक ही बात है। फॉर्मूला लगा दो 2AT/C। 2 इंटू ए कितना है, 24 लाख, 10 पैसे का ब्याज डिवाइडेड बाय 150 रुपए। तो निकाल लो भैया, हमारे पास 2 इंटू 24 लाख इंटू में 10 पैसे डिवाइडेड बाय 150। उल्टा कर दिया हमने। हमारे पास ये जो है ये 150 रुपए है और कैरिंग कॉस्ट 10 पैसे है। फॉर्मूला ठीक लिखा, तो 2 इंटू 24 लाख इंटू में 150 डिवाइडेड बाय 10 पैसे, ये आ गया 84,853। इतने रुपए की एफडी तोड़ दो। 24 लाख रुपए मेरे को पूरे साल में चाहिए, जो कि मेरे किसी बैंक में 10% ब्याज से पड़े हैं, और मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ये है। तो मैंने फॉर्मूला पुट करा और मेरे पास ऑप्टिमल साइज ऑफ ट्रांसफर आ गया।
तो ये हमारे पास ऑप्टिमल साइज ऑफ कैश होगा। जल्दी कॉपी करें, कोई इसमें टाइम लगने वाली बात है ही नहीं। क्वेश्चन 14 पढ़ रहे हैं इसके बाद जल्दी से। 14 आज का अंतिम सवाल। भी पढ़ें जल्दी से। फोर्टीन कहता है यूनाइटेड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट द कैश आउटले 37,50,000 विल अकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। हमको पूरे साल में 37,50,000 चाहिए। द फॉर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी इन्वेस्टेड 12% के हिसाब से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 40 रुपए। बॉमोल मॉडल यूज करना है और ऑप्टिमल ट्रांसफर साइज बताना है। ठीक है भाई। और व्हाट विल बी द एवरेज कैश बैलेंस बताना है। हाउ मेनी ट्रांसफर बताने हैं। टोटल एनुअल कैश ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी। अगर 50,000 एवरेज है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी। एक एक करके सारे पॉइंट करेंगे। तो क्वेश्चन 13 हो गया होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। क्वेश्चन 14 कर रहे हैं, इसी में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। कैरिंग कॉस्ट है 12%। 1 रुपए पे 12%, 12 पैसे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 40 रुपए। 40 रुपए इसको पुट कर दो भैया यहाँ। ए कितना 37,50,000। ओ कितना 40 नहीं टी 12 पैसे। निकल कर आ गया हमारे पास ऑप्टिमल साइज ऑफ ट्रांसफर 2 × 37,50,000 × 40 डिवाइडेड बाय 12, 50,000। पहले पार्ट का आंसर निकल गया। दूसरा बोलता एवरेज कैश बैलेंस बताओ, तो एवरेज कैश बैलेंस बता देंगे। 50,000 की एफडी तोड़ूंगा तो उसका एवरेज कितना मेंटेन करना है। 50,000 का हाफ 25,000 मेंटेन करना है। उसके बाद बोल रहा है कि भाई हमारी टोटल कॉस्ट क्या खर्च हुई, तो हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, थर्ड पॉइंट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, तो ये दो चीज का टोटल आएगा। एक तो लिखूंगा एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो होगा A/T। इससे नंबर ऑफ ट्रांसफर निकलेंगे। नंबर ऑफ ट्रांसफर भी पूछे थे क्या? हाँ, नंबर ऑफ ट्रांसफर भी पूछे थे। तो पहले नंबर ऑफ ट्रांसफर निकाल लो भाई, 4th पॉइंट करना लग गया। इसके नंबर ऑफ ट्रांसफर यहां निकाल देता हूं मैं, C पॉइंट। नंबर ऑफ ट्रांसफर A/Q बोल देते हैं, इसे Q बोल देते हैं, इसे Q बोल देते हैं, इसको Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्वांटिटी जो भी है। तो हमारे पास पूरे साल में 37,50,000 चाहिए। एक बार में मैं
50,000 की एफडी तोड़ूंगा, कितनी एफडी तोड़नी पड़ेगी? 37,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 75। एनुअल ट्रांजेक्शन कॉस्ट A by T इंटू में सी। पूरे साल में 37,50,000 चाहिए, मैं 50,000 करके मंगाऊंगा, कितनी एफडी तोड़ूंगा? 75 नीचे निकाली थी। और एक बार की कॉस्ट है 40 रुपए, तो 75 बार की कॉस्ट में कितनी लूज करूंगा? मेरी कॉस्ट लूज होगी 3,000। और एनुअल कैरिंग कॉस्ट क्या लूज करूंगा मैं? वो होता है Q/2 इंटू में सी। जब हमने मटेरियल पढ़ा तो दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। हमारे पास 50,000 का हाफ मटेरियल, 50,000 का हाफ कैश पड़ा होगा और हाफ जो है हमने यूज कर लिया होगा, तो हाफ जो है उस पर हमारी कैरिंग कॉस्ट निकलेगी 12 पैसे के हिसाब से। ये भी 3,000 आएगी और ये 6,000। ये डी पॉइंट था, फोर्थ का मतलब डी। अब ई पॉइंट की बात करते हैं। ई में उसने क्या बोला? उसमें भी ऐसी स्टेटमेंट बनानी है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट के अंदर इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि भाई 50,000 एवरेज हो। जब 50,000 का एवरेज 25 था और 50,000 अगर एवरेज हो तो हमें एफडी कितने की तोड़नी होगी? 1 लाख की। हमें इन्वेस्टमेंट कितने की ब्रेक करनी पड़ेगी? 1 लाख की। तो एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैं क्या बोलूंगा? A/T अपॉन में इंटू में सी। पूरे साल में 37,50,000 चाहिए, मैं 1 लाख करके बनाऊंगा। इससे नंबर ऑफ ट्रांसफर आएंगे और एक बार की कॉस्ट कितनी है? 40। तो भैया 37,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू में 40, 1500। एनुअल कैरिंग कॉस्ट बताओ। Q/2 इंटू सी ले लो। तो हमारे पास अगर हम 1 लाख का हाफ 50,000 मेंटेन करेंगे एवरेज कैश, तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट 12 पैसे के हिसाब से यहाँ कितनी? 6,000 आ जाएगी। 7,500 रुपए पड़ेगी जी टोटल कॉस्ट। तो ये टोटल कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात है। इधर देखो, इन 2 पॉइंट में दिक्कत हो सकती है, दोबारा पूरा क्वेश्चन डालता हूं। एनुअल रिक्वायरमेंट कैश की इतनी है, इतना ब्याज है, इतने ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। इससे ऑप्टिमल साइज ऑफ ट्रांसफर कैश आ गया। एवरेज कैश पूछा था उसने, 50,000 का एवरेज कितना होगा? 25,000 पड़ा होगा। उसने पूछा नंबर ऑफ ट्रांसफर बताओ। पूरे साल में 37,50,000, पूरे साल में 37,50,000 चाहिए। 50,000 करके एफडी तोड़ूंगा तो 75 ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अगर मैंने 50,000 रुपए की ब्रेक करी एफडी एक बार में, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी? 37,50,000 पूरे साल में चाहिए, 50,000 करके बनाऊंगा तो 75 ट्रांसफर। एक बार की कॉस्ट 40 है, तो 75 बार की कितनी? इतनी। 50,000 का हाफ पर मेरा ब्याज लूज होगा, 25,000 पे 12%, 3,000, टोटल आ गया 6,000। अब ये कह रहा है एवरेज जो है वो 50,000 है। अगर एवरेज 50,000 है तो टोटल 1 लाख है। तो 37,50,000 की एफडी थी, 1 लाख की तोड़ी, 40 के हिसाब से ये कॉस्ट आ गई। एनुअल कैरिंग कॉस्ट अगर 1 लाख का हाफ 50,000 एवरेज कैश है, तो 50,000 पे ब्याज कितना था? 6,000, 7,500 रुपया। तो ये कॉपी कर ले। ये कैश मैनेजमेंट भी मैंने इसमें जो बॉमर्स मॉडल है लगभग खत्म हो गया। क्वेश्चन 15 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना कॉपी कर लो आप। कॉपी करने के बाद आज इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में आगे चलेंगे। बाय।